हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जी के विद रवि सर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भाग 2। इस वीडियो में हमने 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। ये प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड तथा इम्पोर्टेंट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको बार बार पूछा गया है। ये 70 प्रश्न कर लेने के बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और यदि हाँ, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। औपचारिक रूप से कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में स्वशासन के लिए संघर्ष करने का लक्ष्य घोषित किया गया? औपचारिक रूप से कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में स्वशासन के लिए संघर्ष करने का लक्ष्य घोषित किया गया? 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की प्रार्थना एवं याचना की नीति का कड़ा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य के प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किए गए? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज्य के प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित किए गए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा एवं जीता था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा भी और जीता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। काकीनाडा अधिवेशन 1923 में वंदे मातरम का अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली द्वारा विरोध किया गया था। वंदे मातरम का, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, काकीनाडा अधिवेशन में मौलाना मोहम्मद अली द्वारा इसका विरोध किया गया था। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक एक प्रश्न में उससे संबंधित बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का, तथ्यों का समावेश हमने किया है। तो आप धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन दिवस को रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव किसने दिया? बंगाल विभाजन दिवस को रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या मंशा थी उनकी इसके पीछे? आइए जानते हैं। बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों को आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए टैगोर ने राखी का उपयोग किया। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें और शपथ लें कि वे जीवन भर एक दूसरे की सुरक्षा का एक ऐसा रिश्ता बनाए रखेंगे जिसे कोई तोड़ ना सके। तो इस उद्देश्य से बंगाल विभाजन दिवस को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली फूट हुई थी,
कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ी थी वह 23वां अधिवेशन था। 1907 में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। स्वराज्य शब्द को परिभाषित करने के सवाल पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। सूरत अधिवेशन में स्वराज्य शब्द को परिभाषित करने के सवाल पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। उदारवादी इसका अर्थ औपनिवेशिक स्वशासन से समझते थे, जबकि उग्रवादियों को पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। गरम दल नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। गरम दल वाले वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले जन गण मन के समर्थक थे। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर दोनों धड़ों में विरोध बढ़ता ही गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। नरम दल का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी महादेव गोविंद रानाडे को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुधारक समाचार पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना। अगला प्रश्न है, मदन लाल धींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? मदन लाल धींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काला पानी तथा फांसी की क्रूर सजाओं के विरोध में मदन लाल धींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। एक बार फिर से देखते हैं, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है, यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। इनका कथन एक और है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, लॉर्ड कर्जन का कथन है। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस का प्रभाव कम करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश 19 जुलाई 1905 को जारी किया, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम तथा दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा गया। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में फूट डालने के लिए ऐसा किया गया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन के नेताओं ने 16 अक्टूबर 1905 को
बंग भंग लागू होने के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रवादी नेताओं ने 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग लागू होने के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया था। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की गई और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड के सम्राट पंचम की भारत यात्रा पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित विशाल दरबार में बंग भंग रद्द करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है स्वराज और स्वदेशी के बारे में। हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने कहा, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का विरोध करने के फलस्वरूप तिलक को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? बंगाल विभाजन का विरोध करने के फलस्वरूप तिलक को गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। 1908 में इनको गिरफ्तार किया गया था और 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना तिलक ने इसी जेल में की थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना तिलक ने बर्मा की मांडले जेल में की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना थी बंगाल का विभाजन। यानी बंगाल के विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी और वंदे मातरम को बहुत जोर शोर से लोगों ने अपना नारा बनाया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। जानते हैं मुस्लिम लीग के बारे में? मुसलमानों की राजनीतिक व अन्य हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से ख्वाजा सलीम उल्लाह खान, ढाका के नवाब आगा खान, नवाब मोहसिन उल हक, सैयद अमीर अली एवं सर मियां मोहम्मद शफ़ी आदि ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, ढाका के नवाब आगा खान, नवाब मोहसिन उल हक, सैयद अमीर अली एवं सर मियां मोहम्मद शफ़ी। इन व्यक्तियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे ढाका के नवाब आगा खान। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आंखें हैं, ये कथन किसका है? हिंदू और मुस्लिम भारत की 2 आंखें हैं, यह कथन है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस के बारे में कहा है, कांग्रेस वास्तव में बिना शस्त्रों के गृह युद्ध लड़ रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी ने अपने सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण किस पुस्तक में किया है? गांधी जी ने अपने सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया है।
गांधी जी के सामाजिक आदर्श कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, अस्वाद, अभय, शरीर श्रम, सर्वधर्म समानता, स्वदेशी और समावेशी समाज निर्माण। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान किलजेनन नामक समुद्री जहाज पर की थी। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान किलजेनन कैसल नामक समुद्री जहाज पर की थी। मूलतः गुजराती में लिखी गई इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल पुनः एक कब हुए? 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल पुनः एक कब हुए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे। अगला प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। लखनऊ में हुए इस समझौते का प्रारूप जिन्ना और तिलक ने तैयार किया था। लखनऊ में हुए इस समझौते का प्रारूप मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। जो समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ 1916 में, इस समझौते का प्रारूप मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने कहा है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप उनको कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अंग्रेजों ने महात्मा गांधी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किए जाने के परिणाम स्वरूप उनको उपाधि प्रदान की थी केसर ए हिंद की। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण कुछ लोग उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके कारण कुछ लोग उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के पश्चात 1915 में भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चंपारण बिहार से 1917 में शुरू किया था। यह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, जिसका प्रकाशन 1904 में हुआ था। इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को चंपारण चलकर नील उगाने वाले किसानों की दशा सुधारने की प्रार्थना किसने की? महात्मा गांधी को चंपारण चलकर नील उगाने वाले किसानों की दशा सुधारने की प्रार्थना की थी राजकुमार शुक्ल ने। क्या था ये पूरा घटनाक्रम? आइए जानते हैं। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने
3/20वें भाग पर, जिसको तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है, 3/20वें भाग पर नील की खेती करने का समझौता कर रखा था। इस समझौते से मुक्त होने के लिए बागान मालिकों द्वारा किसानों से लगान की मांग की गई, जिसके विरोध में किसानों ने विद्रोह कर दिया। चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी से मुलाकात कर उन्हें चंपारण आकर विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। तो ये था पूरा घटनाक्रम। नील उगाने वाले किसानों की दशा सुधारने की प्रार्थना की राजकुमार शुक्ल ने। किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने 3/20वें भाग पर नील की खेती करने का समझौता कर रखा था और समझौते से मुक्त होने के लिए बागान मालिकों द्वारा किसानों से लगान की मांग की गई, जिसके विरोध में किसानों ने विद्रोह कर दिया और चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण आकर विद्रोह करने का नेतृत्व करने का आग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा संबोधन किसने दिया? गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा संबोधन दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर उल हक, आचार्य JB कृपलानी और महादेव देसाई। ये व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथी थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर उल हक, आचार्य JB कृपलानी और महादेव देसाई, ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस घटना के कारण त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के फलस्वरूप त्याग दी थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। इस शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। फलस्वरूप इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। इस शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए थे। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में त्याग पत्र दे दिया था। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त कांग्रेस समिति का अध्यक्ष कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त कांग्रेस समिति का अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त
कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इस समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे, आइए जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त कांग्रेस समिति के अन्य अध्यक्ष सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी और जयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई सरकारी समिति का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई सरकारी समिति का नाम था हंटर समिति। हंटर समिति की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। हंटर समिति की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन में उससे संबंधित अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने समावेश किया है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया? भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किया था मदन मोहन मालवीय ने। संसदीय इतिहास में फर्स्ट वॉकआउट का नेतृत्व किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से लोकप्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरदार पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? सरदार पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेड़ा आंदोलन 1918। इस आंदोलन ने सरदार पटेल को गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा प्रदान की थी। क्या था ये खेड़ा आंदोलन, आइए जानते हैं। सूखे के बावजूद किसानों से लगान वसूली जारी थी। खेड़ा में उस समय भयंकर सूखा पड़ा था और सूखे के बावजूद भी किसानों से लगान वसूली निरंतर जारी थी। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को आंदोलन की कमान संभाली। लाचार होकर ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि लगान की वसूली उसी से की जाए जो लगान देने में सक्षम हो। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहायक थे इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहायक कौन कौन थे? इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। क्या था ये आंदोलन, आइए जानते हैं। अहमदाबाद में मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच मार्च 1918 में प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय किया और धमकी दी कि जो ये बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मजदूरों के हड़ताल पर जाने और गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। अंततः ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला लिया और इस तरह ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था पूरा घटना चक्र। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में मिल मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच मार्च 1918 में प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय किया और धमकी दी कि जो ये बोनस स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मजदूरों के हड़ताल पर जाने और गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। अंततः
ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला लिया और इस तरह यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया। अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी की सहायिका थी अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन गांधी जी की सहायिका थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्या था ये रॉलेट एक्ट? आइए जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपने विरुद्ध बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके सुझावों के आधार पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंदी रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। आइए एक बार फिर से देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। ब्रिटिश सरकार ने अपने विरुद्ध बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके सुझावों के आधार पर 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंदी बनाकर रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल करने का आह्वान किया तथा इस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने संपूर्ण देश में हड़ताल करने का आह्वान किया गया और इस दिन को यानी 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी ने किसे एक महान हिमालयन भूल कहा? गांधी जी ने किसे एक महान हिमालयन भूल कहा था? रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने एक महान हिमालयन भूल कहा था। सत्याग्रह के दौरान हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को एक महान हिमालयन भूल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के किन 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ये नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पहले तो गांधी जी के सत्याग्रह का स्वागत किया, परंतु बाद में गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर आलोचना की? किसने रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पहले तो गांधी जी के सत्याग्रह का स्वागत किया था, परंतु बाद में गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर आलोचना की? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1920 में खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? 1920 में खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्या था, आइए जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद ब्रिटेन व मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन करने एवं तुर्की के सुल्तान व मुसलमानों के धार्मिक नेता खलीफा के अधिकार छीन लिए जाने के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली।
खिलाफत आंदोलन क्या था? आइए एक बार फिर से देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय के बाद ब्रिटेन व मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन करने एवं तुर्की के सुल्तान व मुसलमानों के धार्मिक नेता खलीफा के अधिकार छीन लिए जाने के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना शौकत अली व मौलाना मोहम्मद अली बंधु। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द का एक सुनहरा अवसर माना था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द का एक सुनहरा अवसर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वर्ष के भीतर स्वराज किस आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था? कौन से आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था? एक वर्ष के भीतर स्वराज, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था एक वर्ष के भीतर स्वराज। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 के सत्र में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 के विशेष सत्र में स्वीकार किया गया था और कांग्रेस का ये विशेष सत्र कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1920 के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया गया था और बाद में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण था उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में हुई चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया गया। क्या था ये पूरा घटना चक्र? आइए जानते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अकारण गोली चलाए जाने पर क्रुद्ध हिंसक भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गांव में किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अकारण गोली चलाए जाने पर क्रुद्ध हिंसक भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया था। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। 12 दिसंबर 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। 12 दिसंबर 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। यह कथन किसका है? विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है, यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षण संस्थाओं का सर्वाधिक बहिष्कार कहाँ हुआ था?
असहयोग आंदोलन के समय शिक्षण संस्थाओं का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ था बंगाल प्रांत में। गांधी जी ने असहयोग के और बहिष्कार के इसी क्रम में अपना केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक भी वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर कब प्राप्त हुआ था? महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था दिसंबर 1922 में। क्या था इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम? आइए जानते हैं। विधान परिषद चुनावों का बहिष्कार करने की कांग्रेसी नीति से असहमत होकर चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय आदि कांग्रेसी नेताओं ने दिसंबर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। इनकी मान्यता थी कि राष्ट्रवादियों को विधान परिषदों का बहिष्कार करने की बजाय उनमें प्रवेश कर सरकारी नीतियों का सक्रिय विरोध करते हुए उनमें बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ था, इसके पीछे पूरा यह घटना चक्र उत्तरदायी था। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि काउंसिल प्रवेश के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। काउंसिल प्रवेश के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं। यह कथन किसका है? शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं। यह कथन है चित्तरंजन दास का। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए नेता कौन थे? साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए नेता थे लाला लाजपत राय। भारत शासन अधिनियम 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और उनमें सुधार हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कमीशन के सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया तथा कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुए मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। तो ये था साइमन कमीशन। आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और उनमें सुधार हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण से भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया तथा कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुए मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर साइमन वापस जाओ के नारे के साथ संपूर्ण देश में हड़ताल की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा और साइमन गो बैक के नारों के साथ संपूर्ण देश में हड़ताल की गई थी। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में हुए व्यापक प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और थोड़े ही दिनों पश्चात उनका देहांत हो गया था। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हो रहा था
पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? यह कथन किसका है? मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। यह कथन है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय द्वारा संपादित समाचार पत्र हैं पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपल। ये समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा संपादित हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब और कहाँ प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट कब और कहाँ प्रस्तुत की गई थी? अगस्त 1928 में लखनऊ में। क्या थी नेहरू रिपोर्ट? क्या था इसके पीछे उद्देश्य? आइए जानते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीयों को सर्वसम्मत संविधान बनाने में अक्षम बताए जाने को चुनौती देते हुए देश के सभी दलों ने सर्वसम्मति से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मई 1928 में नेहरू समिति गठित की थी, जिसके प्रमुख सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, S.M. जोशी, M.R. जयकर आदि। समिति ने अगस्त 1928 में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय बैठक में एक संवैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो क्या थी नेहरू रिपोर्ट? एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीयों को सर्वसम्मत संविधान बनाने में अक्षम बताए जाने को चुनौती देते हुए देश के सभी दलों ने सर्वसम्मति से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मई 1928 में नेहरू समिति गठित की। समिति ने अगस्त 1928 में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय बैठक में एक संवैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं और इसके प्रमुख सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, S.M. जोशी, M.R. जयकर आदि। इस रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसमें औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रावधान था। नेहरू रिपोर्ट में भारत के भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जिसमें औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रावधान था। अन्य प्रावधान ये भी थे कि केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी चाहिए तथा भारत के गवर्नर जनरल को लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श पर और संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मेरठ षड्यंत्र केस में किसने भारतीय नेताओं की पैरवी की थी? मेरठ षड्यंत्र केस में भारतीय नेताओं की पैरवी करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, M.C. छागला, M.A. अंसारी तथा कैलाशनाथ काटजू। क्या था मेरठ षड्यंत्र केस? आइए जानते हैं। मार्च 1929 को ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया, जिनमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल थे। ये थे फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रेडले तथा लिस्टर हंचिसन। इन पर आरोप लगाया गया कि ब्रिटिश सम्राट को भारत की प्रभुत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन श्रमिक नेताओं पर क्या आरोप लगा था कि ये ब्रिटिश सम्राट को भारत की प्रभुता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय साम्यवादी कौन कौन थे? मुजाफ अहमद, S.A. डांगे, S.V. घाट, P.C. जोशी व शौकत उस्मानी इत्यादि भारतीय साम्यवादी श्रमिक नेता भी इसमें शामिल थे। मुजाफ अहमद को सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सज़ा काले पानी की सज़ा दी गई। मुजाफ अहमद को मेरठ षड्यंत्र केस में सबसे बड़ी और सबसे कड़ी सज़ा काले पानी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा का संबंध किस वायसराय से है?
दीपावली घोषणा का संबंध लॉर्ड इरविन से है। क्या थी दीपावली घोषणा? आइए जान लेते हैं। 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की ओर से की गई घोषणा कि भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। दीपावली के दिन 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की ओर से की गई घोषणा कि भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। क्या था यह लाहौर षड्यंत्र केस? आइए जानते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। क्रूर सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। क्रूर सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और थोड़े दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद समेत कई क्रांतिकारियों ने जेम्स स्कॉट को मारकर लालाजी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। 17 दिसंबर 1928 के दिन स्कॉट की हत्या करने के उद्देश्य से चलाई गई गोली का निशाना चूक जाने से असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों की गोली का निशाना बन गए थे। तो ये था लाहौर षड्यंत्र केस। जॉन पी सैंडर्स ये जो थे वो क्रांतिकारियों की गोली का निशाना बन गए थे। क्रांतिकारी मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को, जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेदार था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था? मद्रास अधिवेशन में, जो कि 1927 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था और मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? 1929 के लाहौर के अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं समाजवादी हूँ। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं समाजवादी हूँ। अगला प्रश्न है, भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह कथन किसका है? भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार साम्यवाद की वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में व्याख्या की? कांग्रेस के किस अधिवेशन में
जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार साम्यवाद की वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में व्याख्या की? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन सा था? कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन था 1934 में आयोजित हुआ फैजपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब मंत्रिपरिषद गठित की? कांग्रेस ने सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद गठित की थी 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया था। फलस्वरूप फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये 5 प्रांत थे मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। इन 5 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन हो गया था। बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, असम और बंबई में दूसरे दलों से मिलकर मंत्रिमंडल बना लिए थे। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, असम और बंबई में दूसरे दलों से मिलकर मंत्रिमंडल बना लिए थे। बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। क्या था इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम? आइए जानते हैं। तत्कालीन वायसराय लिनथिनगो द्वारा कांग्रेसी सरकारों की सहमति के बिना अंग्रेजी उपनिवेश के रूप में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिए जाने तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा भविष्य में भारत को स्वतंत्र किए जाने की कांग्रेस की मांग को नकार दिए जाने पर सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में इस्तीफे दे दिए। कांग्रेसी शासन से मुक्ति मिलने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने के पीछे क्या था पूरा घटना चक्र? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तत्कालीन वायसराय लिनथिनगो द्वारा कांग्रेस सरकारों की सहमति के बिना अंग्रेजी उपनिवेश के रूप में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिए जाने तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा भविष्य में भारत को स्वतंत्र किए जाने की कांग्रेस की मांग को नकार दिए जाने पर सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में इस्तीफे दे दिए थे। कांग्रेसी शासन से मुक्ति मिलने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया था और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पारित किया गया था। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर अध्यक्ष बने थे? 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे।
कांग्रेस कार्यकारिणी में अपना बहुमत ना होने के कारण अप्रैल 1939 में सुभाष बाबू ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरा अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के बाद में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहासकार था पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सरकारी इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक पट्टाभी सीतारामैया हैं। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक हैं पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, 3 मई 1939 को। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो पार्टी बनाई उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये पार्टी उन्होंने 3 मई 1939 को बनाई थी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन इंडियन पिलग्रिम पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंडियन पिलग्रिम पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इन 70 प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेने के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर यह हमारा दूसरा वीडियो था। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है और अभी एक वीडियो और आना बाकी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपने ध्यान से देखा, थैंक यू वेरी मच।